शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों का, साथियों का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज अपन, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, एक ऐसा टॉपिक कुसमायोजन, मेल एडजस्टमेंट, जो कि व्यक्तित्व के साथ में पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। इस चैनल के ऊपर आप मनोविज्ञान नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट के ऊपर देखेंगे तो मनोविज्ञान की एक यूनिट जो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानी जाती है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, उसका विकास, डेवलपमेंट है, उसका कार्य क्षेत्र है, उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, उसके विभिन्न संप्रदाय हैं, उनसे संबंधित जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी वाली यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसी से जुड़े हुए दो टॉपिक, एक समायोजन, वो भी पहले अपलोड किया जा चुका है, और उसी कड़ी के अंदर अपन आज एक नया टॉपिक कुसमायोजन, उसको लेकर के और मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। यह थ्योरी की क्लास है, वो तमाम शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चाहे वो रीट एग्ज़ाम है, चाहे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई सी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो समान रूप से सबके लिए उपयोगी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन है वो अमूमन एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो वीडियो के ऊपर लगातार आप बने रहें अंत तक और देखें, पूरा का पूरा कुसमायोजन से संबंधित ये टॉपिक है वो आज ही की क्लास में एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला है। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के अंदर आज का टॉपिक अपना कुसमायोजन, मेल एडजस्टमेंट। अब इसको समझने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और वातावरण के साथ में जब संघर्ष करता है, वातावरण या उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में से वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, वो पूर्ति अगर ठीक तरह से नहीं हो पाती है, वो अगर असंतुष्ट रहता है, उसकी आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जब तक संघर्ष करता है तब तक ठीक है। जब वो संघर्ष में प्रयासों के बाद भी यदि सफल नहीं होता है तो वो व्यक्ति है वो कुसमायोजित व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल होने लगता है, यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आज की इस क्लास के अंदर अपन कुसमायोजन क्यों क्रिएट होता है, कुसमायोजन का कॉन्सेप्ट क्या है, और कुसमायोजन है उसको किस तरह से अपन उससे पार पा सकते हैं, कुसमायोजन के कारण कौन कौन सी विकृतियाँ या कौन कौन सी परिस्थितियाँ मनुष्य के अंदर मानसिक रूप से कौन कौन सी मनोदशाएँ हैं उत्पन्न हो सकती हैं, इन सभी के बारे में अपन देखेंगे। कौन कौन से संघर्ष या अंतर्द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए, कुसमायोजन की व्याख्या करते हुए और इसको समझाते हुए आइजेंक और इसके साथी ये क्या लिखते हैं कि कुसमायोजन वह अवस्था है, यानी कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर और उस पड़ाव पर होता है जिसमें एक व्यक्ति उसकी आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर उसका वातावरण, एक तरफ उसकी स्वयं की डिमांड है, स्वयं की आवश्यकताएं हैं, स्वयं की ज़रूरतें हैं, और दूसरी तरफ क्या है, वातावरण यानी उसकी परिस्थितियां हैं, या वातावरण के कुछ अधिकार हैं, कुछ मूल्य हैं। उन के अंदर अगर वो वातावरण में अगर उसकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, पूर्ण असंतुष्टि जब रहती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजन का शिकार होता है। तो मुख्य रूप से दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखने वाली हैं कि एक तो व्यक्ति की आवश्यकताएं और दूसरा वातावरण। उनके बीच में यदि वातावरण की परिस्थितियों के अंदर, बाह्य परिस्थितियों में उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं, पूर्ण असंतुष्टि जब उत्पन्न होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। आगे देखते हैं अपन इसी कड़ी के अंदर कि किस प्रकार से कुसमायोजन है वो व्यक्तित्व के ऊपर हावी होता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, स्वयं की थॉट, स्वयं की आवश्यकताएं, ठीक है, तथा वातावरणीय परिस्थितियों में संतुलन या अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यदि अनुकूलन स्थापित कर लिया तो वो है समायोजन, वो तो है एडजस्टमेंट। और यदि वो अपने विचारों से अपने आसपास के जो वातावरण के अंदर अपने विचारों को स्थापित नहीं कर पाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और अपनी आवश्यकताएं, अपने विचार, अपने आइडियाज़, उनको वातावरणीय परिस्थितियों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसमें वो सफल नहीं होता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर कुसमायोजित हो जाता है। जैसे कोई बालक है, उस बालक का अपने विद्यालय के अंदर उसकी इच्छा है कि वो मॉनिटर बने, उसकी बात को उसकी कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थी हैं वो सुने। अब वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा। दूसरे जो विद्यार्थी हैं, उसके साथी हैं, क्लासमेट हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे उन विद्यार्थियों से अपने आप को अलग
ठगा सा महसूस करने लगेगा, और हो सकता है यदि उसको उचित पुनर्बलन नहीं दिया जाए या फिर उसको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिले या फिर उसको उचित निर्देशन या मार्गदर्शन नहीं मिले, तो वो फिर क्या हो जाए, कुसमायोजित कैटेगरी के अंतर्गत आ जाए। तो जब वो सफल नहीं हो पाता अपने विचारों को एडजस्ट करने के अंदर, अपने विचारों को स्थापित करने के अंदर, तो व्यक्ति क्या कहलाता है, फिर वो कुसमायोजित कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो कुसमायोजन के कारण क्या हैं, रीजन क्या हैं? तो मुख्य रूप से कुछ कारण हैं, वो क्या होते हैं, पारिवारिक होते हैं। जैसे मान लो कि समाज के अंदर या परिवार के अंदर यूँ कहें कि जैसे लिंग भेद की स्थिति है, जैसे अपने ही परिवार के अंदर लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाना, लड़कियों को कम तवज्जो दिया जाना, कम महत्व दिया जाना, जैसे लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देना, लड़कियों को नहीं भेजना, ऐसा ग्रामीण परिवेश के अंदर, परिवारों के अंदर चलता है। तो वहाँ जो लड़कियाँ हैं वो क्या करती हैं, उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं और वो क्या हो जाती हैं, कुसमायोजित हो जाती हैं। कुसमायोजन का मतलब संतुलन नहीं बैठ पाना, तो ऐसी स्थिति है वो आ सकती है। परिवार के अंदर जैसे कि झगड़ा कलह जैसी स्थिति रहती है, तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजन का शिकार होता है। दूसरा कारक है सामाजिक कारक। समाज के अंदर मुख्य रूप से जैसे कि जातिगत भेदभाव है वो चलता रहता है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो चलता रहता है। आर्थिक दृष्टि से मुख्य रूप से जो हाई सोसाइटी वाले, मिडिल क्लास वाले या यूँ कहें कि बिलो कैटेगरी वाले जो हैं, उन व्यक्तियों के अंदर भी यदि आर्थिक स्तर के ऊपर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो भी उनके अंदर व्यक्तियों में क्या हो सकता है, कुसमायोजन की स्थिति आ सकती है। तो ये सामाजिक कारण हो सकते हैं। विद्यालय संबंधी कारण हो सकते हैं। विद्यालय संबंधी कारण जैसे अपन यूँ कहें कि विद्यार्थियों के ऊपर पढ़ाई का परसेंटेज का अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस दबाव के कारण भी जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। या फिर अपन कहें कि जैसे मुख्य रूप से अपनी जो पाठ्यचर्या है, यानी कि उचित पाठ्यक्रम का नहीं होना, या दोषपूर्ण जो परीक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। अब परीक्षा प्रणाली वर्तमान में है वो केवल इसी प्रकार की है जिसके अंदर मुख्य रूप से परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास है वो उसके अंदर हो नहीं पाता है। हालांकि वर्तमान के अंदर जो 2020 वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ऐसा प्रावधान करने की कोशिश की गई है जिसके अंदर जो को सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं मुख्य रूप से उनको भी ज़्यादा वेटेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से रटंत विद्या के ऊपर यदि अपनी परीक्षा प्रणाली है वो चल रही है, तो उससे भी विद्यार्थियों के ऊपर क्या होता है, दबाव बढ़ता है। मुख्य रूप से जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिक्षक है, उन शिक्षकों का जो व्यवहार है वो व्यवहार यदि उचित नहीं है, तो भी विद्यार्थी हैं वो क्या हो सकते हैं, कुसमायोजन की कैटेगरी के अंदर ही जा सकते हैं। या मुख्य रूप से उसके जो साथी या मित्र मंडली हैं उनमें कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो भी विद्यार्थी है वो कुसमायोजन की कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, वो कुसमायोजित हो सकते हैं। इसके अलावा कुसमायोजित हो जाने के शारीरिक कारण भी हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति है वो विकलांग है, ठीक है, शारीरिक विकलांगता उसके अंदर पाई जा रही है। उस विकलांगता की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ रहा है या अपने अन्य साथियों से पिछड़ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाता है कि शुरुआती तौर के अंदर उसका मानसिक जो उसकी मनोदशा है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, और उसके बाद भी यदि स्थायी रूप से वो मनोदशा उसकी विकृत रहती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, कुसमायोजन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो अपने आसपास परिवार के अंदर, समाज के अंदर, विद्यालय में शारीरिक कारण या व्यक्तिगत कारण हैं वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति या बालक, विद्यार्थी वो क्या हो सकता है, कुसमायोजित हो सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि यदि कुसमायोजन की स्थिति बन रही है तो फिर उस परिस्थिति की रोकथाम किस प्रकार से की जाए, यानी उन परिस्थितियों से कैसे पार पाया जा सकता है, उन परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो पहली बात तो यदि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अपने आसपास दबाव महसूस करता है, कुंठित महसूस करता है, कुसमायोजन की स्थिति उसके अंदर आ रही है, तो उसकी मित्र मंडली या उसके परिवारजन, उसके शिक्षक, उन सभी का दायित्व बन जाता है कि उसको क्या दिया जाए, उचित पुनर्बलन दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि नहीं, इस स्थिति से बाहर बिल्कुल निकला जा सकता है, बस कुछ प्रयासों की आवश्यकता है। तो ऐसे पॉजिटिव जो वक्तव्य हैं, स्टेटमेंट हैं, वो उसको क्या करेंगे, कुसमायोजन की कैटेगरी से बाहर निकालने में उसकी बहुत मदद करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण, यानी जहाँ कहीं भी समाज में, विद्यालय के अंदर, अपने कार्यस्थल के ऊपर, ऑफिस में जो साथी व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या किया जाए, बिल्कुल भाईचारे का,
जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट किया जाए, ताकि व्यक्ति अगर उसके सामने कोई समस्या आ भी रही है तो वो खुल करके सबके सामने शेयर कर सके, और शेयर करेगा तो उसकी जो स्थिति है उसके ऊपर, परिस्थिति है उसके ऊपर निश्चित तौर पर वो विजय हासिल करेगा, और कुसमायोजन की कैटेगरी में जाने से वो व्यक्ति है वो बच जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जैसे परिवार के अंदर या समाज के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर या अपने कार्यस्थल के ऊपर अपने जो अन्य साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनको किसी भी कार्य की जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। उससे वो व्यक्ति अपने आप को कुंठित महसूस करने लगता है कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही है, इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है। तो व्यक्ति को समय समय के ऊपर छोटी बड़ी जिसके भी वो काबिल है वैसी जिम्मेदारी उसको सौंपी जाए। जिम्मेदारी सौंपे जाने से व्यक्ति है वो अपने आप को बिल्कुल आत्मविश्वासी महसूस करता है कि हाँ, मैं भी किसी भी न किसी कार्य के काबिल हूँ, और वो उसके आत्मविश्वास को वो चीज़ बढ़ाती है। और वो क्या करता है, समाज में वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरी समाज के अंदर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ महत्व है, और ऐसी पॉजिटिव सोच के कारण वो क्या रहता है, समायोजित बना रहता है, एडजस्टमेंट उसका बैठा रहता है। मनोरंजन की उचित व्यवस्था, हर समय काम ही काम के अंदर लगे रहना, काम का दबाव रहना, आर्थिक दबाव रहना, सामाजिक दबाव रहना, उन स्थितियों के अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है, मानसिक रूप से संतुलन खो देता है और वो कुसमायोजित हो जाता है। इसलिए उचित मनोरंजन की व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए, भ्रमण की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, चलचित्र मूवीज़ वगैरह देखने की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, खेल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय के अंदर, समाज के अंदर, आस पड़ोस के अंदर। तो उससे क्या होता है, समायोजन है वो बना रहता है, कुसमायोजन की कैटेगरी है उससे बचा जा सकता है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है, निर्देशन एवं परामर्श उपलब्ध कराना। कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे अपने समाज का कोई हिस्सा हो, कोई व्यक्ति हो, उसको जब भी वो किसी क्षेत्र के अंदर अपने आप को दबाव महसूस करे या अपने आप को विफल होता हुआ महसूस करे, तो उस समय उसके साथियों का, या फिर यूँ कहें कि उसके परिवारजनों का, उसकी मित्र मंडली का, उसका बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि वो क्या करें, उनको निश्चित डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाएं, उसको उचित परामर्श दें, उचित सलाह दें, जिससे कि वो क्या कर सके, जो भी समस्या उसके सामने उत्पन्न हो रही है उस समस्या का समाधान है वो उचित तरीके से ढूंढ सके और कुसमायोजन से उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो ऐसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कुछ ऐसी विधियां या कुछ तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जिससे कुसमायोजन की स्थिति में जाने से व्यक्ति को या बालक को रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन, तो देखिएगा कुसमायोजन से उत्पन्न समस्याएं, यानी कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी भी समस्या यानी अपनी आवश्यकताएं, जैसा अपन ने कुसमायोजन के कॉन्सेप्ट को देखा, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ थी कि मुख्य रूप से अपनी आवश्यकताएं और जो उसकी उपलब्धताएं हैं उनके बीच में जब संतुलन नहीं बैठ पाता है तो व्यक्ति क्या होता है, कुसमायोजित होता है। और जब कुसमायोजन की कैटेगरी लंबे समय तक चलती है तो ऐसे में कुछ विकृतियां हैं वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती हैं। अब उन विकृतियां, वो विकृतियां जो हैं वो तो संघर्ष की अवस्थाएं हैं, वो तो जूझने की अवस्थाएं हैं जो अपन अभी देखेंगे। तनाव है, दुश्चिंता है, बगनासा या कुंठा है, ठीक है, प्रेशर है, दबाव है। तो इन सभी चीज़ों के अंतर्गत व्यक्ति है वो कुछ समय तक जब चलता है, ये ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर आती हैं। लेकिन यदि उनके ऊपर अपन ने विजय हासिल कर ली तब तो अपन समायोजित हो जाएंगे, और यदि इनके ऊपर ये लंबे समय तक अपने जीवन के अंदर बनी रही तो फिर अपन क्या हो जाएंगे, कुसमायोजित हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने की संभावना बनती है। सबसे पहले है तनाव या प्रतिबल, स्ट्रेस। हर एक व्यक्ति के अंदर तनाव, किसी न किसी कार्य को लेकर के तनाव है, स्ट्रेस है, वो बिल्कुल पाया जाता है। तनाव शब्द, सबसे पहले अपन बात करें तो तनाव शब्द का संबंध है वो उस अनुक्रिया से है, यानी व्यक्ति जब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया देता है, वो है जो व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना करते हुए करते हैं, यानी कि एक प्रतिक्रिया दर्शाई जाती है परिस्थितियों का सामना करते समय, जो उन्हें कोई क्रिया करने के स्वरूप परिवर्तित करने अर्थात समायोजन करने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को करते समय कोई ऐसी बाधा उसके मार्ग में आती है कि वो जिस स्वरूप में कार्य को करना चाह रहा है उस स्वरूप में नहीं करके और उस स्वरूप को क्या करे, परिवर्तित करे, इसके लिए बाध्य करने वाली जो अनुक्रिया है वो क्या है, तनाव है।
कोई भी व्यक्ति नॉर्मल वे में अपने तरीके से किसी कार्य को करना चाह रहा था, वो कार्य उसी तरीके से नहीं किया जाए, इसके लिए बाध्य करने वाली जो स्थिति है वो क्या है? तनाव है। यदि व्यक्ति अपने अनुरूप किसी कार्य को करेगा तो नॉर्मल वे में वो कार्य हो जाएगा, लेकिन उस नॉर्मल वे में कार्य को करने के अंदर जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस बाधाओं के कारण और उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने स्वरूप को, अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। अब वो अपने तरीके में बदलाव करेगा तो वो किस में आएगा? तनाव की स्थिति के अंदर ही आएगा। तो मुख्य रूप से जो कार्य वो करना चाह रहा है, कोई भी क्रिया करना चाह रहा है, उसके स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए बाध्य करने वाली जो अनुक्रिया है, वही अनुक्रिया क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। तनाव शब्द जो है उसका उपयोग सबसे पहले हैंस सेल्टो के द्वारा किया गया था। तो ये एक सामान्य सा फैक्ट है। हैंस सेल्टो के द्वारा तनाव शब्द, स्ट्रेस शब्द या प्रतिबल शब्द है, वो सबसे पहले यूज किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य जिस स्वरूप में करना चाह रहा है, उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि उसे उस कार्य को करने के स्वरूप में, तरीके में बदलाव करना पड़े। बदलाव करने के लिए बाध्य करने वाली जो अनुक्रिया है वही क्या कहलाएगी? तनाव कहलाएगी। जब बदलाव करना पड़ेगा तो व्यक्ति में क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए तनाव के कारण क्या होते हैं, तनाव की उत्पत्ति के कारण क्या हो सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर तनाव के जो कारण या प्रतिबलक, तनाव को प्रतिबल कह रहे हैं अपन, स्ट्रेस कह रहे हैं, तो प्रतिबल उत्पन्न करने वाले कारक प्रतिबलक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य प्रतिबलक या बाह्य कारक तनाव उत्पन्न करने वाले, और दूसरे आंतरिक कारक। देखो कुछ कारण हैं वो तो ऐसे हैं कि अपन कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर की परिस्थितियां हैं वो उस कार्य को अपन जिस तरीके से कार्य करना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं होने देना चाह रही है। तो ऐसे कारक हैं वो क्या होंगे? बाहरी कारक होंगे। ये कारक व्यक्ति के वातावरण में उपस्थित होते हैं, यानी व्यक्ति स्वयं है उसमें कोई कमी नहीं है, स्वयं में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वातावरण या परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसे बदलाव करना पड़ रहा है। इससे क्या उत्पन्न हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे व्यवसाय, नौकरी, लिंग भेद, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक बंधन, ये सभी व्यक्ति को किस लिए चाहिए? वातावरण के अंदर सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वातावरण में संघर्ष करने के लिए चाहिए। तो ये बाहरी ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से व्यवसाय ढूंढने के लिए व्यक्ति है वो तनाव में आता है। एकदम कंफर्ट जोन के अंदर व्यक्ति जी रहा था, लेकिन कंफर्ट जोन के अंदर लंबे समय तक ही नहीं जिया जा सकता। उसको स्वयं क्या करेगा? पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, स्वयं को व्यवसाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्वयं को जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। लिंग भेद की स्थिति है वो उसने स्वयं जिम्मेदार नहीं है वो कि वो लड़की है या लड़का है, लेकिन वातावरण के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इसके कारण वो क्या हो रहा है? तनाव में आ रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है। वित्तीय प्रबंधन कि परिवार चलाना है तो किस तरह से पैसे की व्यवस्था हो, तो ये क्या है? सभी समाज के अंदर रहना है तो समाज की जो रीति रिवाज हैं उनको किस तरह से निभाना है, ये सभी क्या हैं? बाहरी कारक हैं जो व्यक्ति में क्या उत्पन्न करते हैं? तनाव उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही कुछ आंतरिक प्रतिबलक, आंतरिक कारक भी हैं। ये कारक स्वयं व्यक्ति में ही उपस्थित होते हैं। व्यक्ति स्वयं अपनी ही सोच के कारण, अपने मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण क्या हो जाता है? तनाव की स्थिति में आ जाता है। जैसे व्यक्ति है वो कुछ आशावान हो सकते हैं, आशावादी हो सकते हैं, तो कुछ निराशावादी हो सकते हैं। यदि व्यक्तित्व उसका आशावादी है तो फिर वो क्या करेगा? तनाव की स्थिति को थोड़े से समय के अंदर ही उसके ऊपर विजय हासिल करेगा और वो तनाव को क्या कर लेगा? कम कर देगा। और यदि निराशावादी व्यक्ति है तो उसके ऊपर तनाव है वो कार्य के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा विचारशील ही होगा केवल, और कार्य नहीं करेगा तो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्रोध, ईर्ष्या, सहानुभूति, तो ये जो नकारात्मक जितने भी संवेग हैं वो उसमें क्या करेंगे? तनाव को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जबकि सकारात्मक संवेग हैं वो क्या करेंगे? तनाव को कम करेंगे। तो ये कुछ आंतरिक कारक हैं जो तनाव को बढ़ा सकते हैं या तनाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे कारक उत्पत्ति के आधार पर बाहरी कारक या फिर आंतरिक कारक होते हैं जिनके कारण तनाव है वो उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं अपन। तो देखिएगा, जब व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा या संवेगात्मक संतुलन
यानी कि शरीर के अंदर कुछ बदलाव जैसे बीमारी वगैरह हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, या उसके संवेगों का संतुलन, उनमें अगर खतरा उत्पन्न होता है उनको, यानी कि शारीरिक सुरक्षा अर्थात शरीर के अंदर कुछ बदलाव ऐसे हो रहे हैं जिससे उसको शरीर में कुछ खतरा उत्पन्न हो रहा है, या समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा है, आत्मसम्मान है, उन संवेगों के ऊपर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो उसका शरीर है वो 3 अवस्थाओं में क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। यानी व्यक्ति के अंदर जब भी उसके साथ में कुछ अलग या जैसा वो चाह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, कुछ प्रतिकूल घटित होने वाला होता है, तो उसका शरीर मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग कितनी अवस्थाओं में रिस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया देता है, 3 अवस्थाओं के अंदर प्रतिक्रिया देता है। यानी जब तनाव उत्पन्न होने लगता है तो वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहली है सूचना अवस्था, यानी व्यक्ति को ऐसा एहसास हो जाता है कि हाँ, अब जो कार्य हो रहा है वो कुछ विपरीत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा। इसको अपन क्या बोलेंगे, अलार्म स्टेज बोलेंगे, सूचना की अवस्था बोलेंगे। यहाँ आते आते तनाव की शुरुआत होती है, केवल टेंशन है वो बिल्कुल एक घंटी बजाती है, ठीक है। इसमें मस्तिष्क है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है कि हाँ, कुछ न कुछ तो घटित होने वाला है जो कि विपरीत है। जो अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र वो एक्टिव हो जाता है, जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनसे हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से मस्तिष्क और जो तंत्रिका तंत्र अंदर जो अपना नर्वस सिस्टम है या फिर अंतःस्रावी तंत्र है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये अलार्म स्टेज अपने को सूचना देने वाली होती है, तनाव की यहाँ पर शुरुआत होती है। और ये स्टेज है वो हर एक व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी आती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इस स्टेज का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कुसमायोजित हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। अगर ये चीज़ लंबे समय तक आगे की स्टेज में चले तो फिर तनाव है वो उच्च स्तर पर पहुंचता है और व्यक्ति कुसमायोजित होता है। अब जब सूचना मिल गई कि हाँ, कुछ गलत घटित होने वाला है, तो व्यक्ति उसका क्या करता है, प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। तनाव जब लंबे समय तक बने रहे तो बने रहने से क्या होता है, बने रहने से और ये प्रतिरोध की अवस्था है वो उत्पन्न होती है। यदि शुरुआती अवस्था में अपन ने तनाव के कारण को हटा दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हो गए वापस। लेकिन यदि ये तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो प्रतिरोध की अवस्था उत्पन्न होती है। इस अवस्था के अंदर जो मनुष्य का इम्यूनो सिस्टम है, यदि शारीरिक तंत्र के अंदर कोई बीमारी हावी होने वाली है तो इम्यूनो सिस्टम कार्य करता है, या कुछ मानसिक विकृति उत्पन्न होने वाली है तो फिर उसका जो न्यूरो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी प्रतिरोधक तंत्र है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और तनाव से निपटने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, अर्थात स्ट्रेस को दूर करने का भरसक प्रयास है वो यहाँ पर किया जाता है। अब यदि इस तनाव से निपटने के अंदर व्यक्ति इस प्रयास में सफल हो गया तो तनाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, समायोजित। लेकिन यदि इस प्रयास के अंदर व्यक्ति सफल नहीं होता है तो फिर तीसरी स्टेज आती है, कौन सी, थकावट की अवस्था, या फिर यूं कहें अपन कि कुसमायोजन की अवस्था है वो ये होती है। प्रयास के बाद भी यदि तनाव समाप्त नहीं होता है तो फिर ये अवस्था उत्पन्न होती है, थकावट की अवस्था है वो उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक तंत्र या जो प्रतिरोधक संसाधन, जो भी अपने उपकरण, ये समाप्त होने लगते हैं, यानी व्यक्ति है वो जितना विरोध करना था वो उतना कर चुका, लेकिन अब भी वो तनाव को कम करने के अंदर सफल नहीं हो पा रहा है, तो फिर व्यक्ति है वो मानसिक विकृति से ग्रसित हो जाता है और वो कुसमायोजित व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें कि जो शरीर है वो मनुष्य को क्या करता है, 3 तरह की अलग अलग अवस्थाओं से होकर, जो तनाव की स्टेज है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले अलार्म स्टेज होती है, सूचना अवस्था, शुरुआती अवस्था होती है। फिर दूसरी प्रतिरोध की अवस्था होती है जिसके अंदर व्यक्ति है उस तनाव को कम करने के लिए जूझता है, प्रयास करता है, प्रयास में सफल हो गया तो समायोजित हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है तो फिर उसके अंदर थकावट, या यूं कहें थकावट, यहाँ पर ये एक मनोवैज्ञानिक शब्द है केवल मनोविज्ञान का, जबकि यूं कह सकते हैं अपन कि व्यक्ति है वो कुसमायोजन की स्थिति के अंतर्गत जाने लगता है। आगे बात करते हैं अपन, तो देखिएगा तनाव से निपटने के उपाय, तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तनाव से निपटने के जो उपाय हैं उनके अंदर देखिएगा मुख्य रूप से क्या रहता है कि क्रियात्मक उपाय, यानी कि मुख्य रूप से
एक्टिव प्रोसेस यहाँ पर, यानी कि अपन कुछ कार्य करें। यदि अपने सामने कोई तनाव की स्थिति आई है तो ऐसी स्थिति कि अपन किसी कार्य को कर रहे थे, वो कार्य ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो अपने सामने तनाव की स्थिति है। अब अपन उस कार्य को और ज़्यादा सक्रियता के साथ संपन्न करें तो तनाव है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो तनाव से निपटने के लिए और किसी कार्य को सही प्रकार से विश्लेषण, यानी कार्य को अपन कर रहे हैं और ठीक से अपन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसका दोबारा से एनालिसिस करने की आवश्यकता है और फिर डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि इस कार्य को किस तरह से किया जाए। उसकी सहायता से अगर किया जाता है तो क्या होगा, इसे कृत्य केंद्रित विधि कहा जाएगा। कृत्य केंद्रित विधि या फिर क्रियात्मक उपाय कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि तनाव से निपटने के लिए मनुष्य को सही तरीके से विश्लेषण और निर्णय लेकर के और फिर कोई कार्य किया जाएगा तो तनाव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कृत्य केंद्रित विधि ये है कहलाएगी। उसके बाद में दूसरी मेथड अपन देखते हैं यहाँ पर, तो सेकंड मेथड है संवेग केंद्रित विधि। जो इमोशंस हैं उनके ऊपर आधारित ये मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक संवेग, जैसे अपन ने देखा था ना, आंतरिक कारक, जो तनाव है उसके उत्पन्न होने के बाह्य कारक थे और आंतरिक कारक थे। आंतरिक कारकों के अंदर जैसे व्यक्ति का आशावादी होना, निराशावादी होना, सहानुभूतिपूर्ण होना, क्रोध या ईर्ष्या वाला होना। तो मुख्य रूप से जो जितने भी नकारात्मक संवेगों के कारण तनाव उत्पन्न हुआ है उन संवेगों को सकारात्मक संवेगों के अंदर क्या किया जाए, बदला जाए और बदल करके तनाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये दो विधियां हैं मुख्य रूप से तनाव से निपटने के तरीके हैं, क्रियात्मक उपाय और संवेग केंद्रित उपाय। इसके अलावा तो सारी चीज़ें हैं वो अपन ने देखी ही हैं। मुख्य रूप से कुसमायोजन से निपटने के जो उपाय हैं सारे के सारे वो तनाव से निपटने के भी उपाय हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो उपलब्ध करवाया जाए, उचित पुनर्बलन है वो दिया जाए, निर्देशन है वो उसका किया जाए, परामर्श है वो किया जाए, तो इन सभी से तनाव है वो क्या हो जाते हैं, दूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो मुख्य रूप से दूसरा विकार या दूसरी विकृति या दूसरा संघर्ष मुख्य रूप से आता है कुसमायोजन के कारण, तो या कुसमायोजन की एक स्टेप के रूप में। तो सेकंड यहाँ पर है द्वंद्व या अंतर्द्वंद्व के नाम से जानते हैं। और जब द्वंद्व यानी दो वस्तुओं के बीच में और जब विरोधाभास की स्थिति चलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो संघर्ष, अंतर्द्वंद्व या द्वंद्व एक ही बात है। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड, ये किस तरह से समझाते हैं इसको, तो देखिएगा मुख्य रूप से बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि द्वंद्व एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्टेज है जिसमें दो या दो से अधिक उन विरोधी व्यवहार या चेष्टाओं यानी विरोधी इच्छाओं का अवतरण होता है। यानी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाएं या चेष्टाएं हैं वो जागृत होती हैं, जिन दोनों को एक साथ कंप्लीट करना, एक साथ उसका पूर्णतः उनको प्राप्त कर लेना है वो असंभव है। तो ऐसे स्थिति के अंदर व्यक्ति में क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति है वो उभर करके आती है। एक तरह से यूं कहें कि एक साथ दो घोड़ों पर सवार होना, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो वो स्थिति क्या होती है, अंतर्द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति होती है, जिनकी एक साथ पूरी तरह से संतुष्टि संभव नहीं है। एक साथ वो जो आवश्यकताएं हैं या जो चेष्टाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ये जरूरी नहीं है, संभव नहीं है। तो बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड क्या कहते हैं कि द्वंद्व एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक ऐसी आवश्यकताओं का, ऐसी चेष्टाओं का, ऐसी इच्छाओं का अवतरण होता है जिनको एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता। उसके बाद में डगलस एवं हॉलैंड ये क्या कहते हैं, द्वंद्व एक ऐसी पीड़ादायक संवेगात्मक अवस्था है। यानी कि द्वंद्व की स्थिति के अंदर मनुष्य है वो अंतर्मन के अंदर क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। पीड़ादायक संवेगात्मक अवस्था है जो विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है। विरोधी इच्छाएं जब होंगी, एक इच्छा को पूरा, दोनों इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हैं लेकिन दोनों इच्छाओं का पूरा होना संभव नहीं है। जैसे अपन यूँ कहें कि मुख्य रूप से अपन फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर सफल भी होना चाह रहे हैं लेकिन अपन मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती। या तो अपन फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ही बनेंगे या फिर
मुख्य रूप से अपन अगर आराम की स्थिति में रहना चाहेंगे तो फिर लेक्चरर नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन एकदम आराम से सोते भी रहें और लेक्चरर भी बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या उत्पन्न होता है, संघर्ष यानी कि द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। ये भी एक तरह से क्या है, तनाव ही है। इस तनाव के कारण ही द्वंद्व की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो द्वंद्व के प्रकार यानी संघर्ष के प्रकार, तो कुर्ट लेविन के द्वारा और मुख्य रूप से द्वंद्व या संघर्ष या अंतर्द्वंद्व, इसके कितने प्रकार बताए गए हैं, तो इसके प्रकार बताए गए हैं 3। ठीक है। मुख्य रूप से उपागम, उपागम का मतलब तो यहाँ पर है मुख्य रूप से सकारात्मक, सकारात्मक जिसे व्यक्ति हासिल करना चाह रहा है वो चीज़, अप्रोच। और दूसरा यहाँ पर है परिहार, परिहार का मतलब अवॉइडेंस यानी जिसको त्यागा जाना चाहिए, नकारात्मक चीज़, वो क्या है, परिहार के अंतर्गत आती है। तो देखिए उपागम, उपागम द्वंद्व यानी कि 2 सकारात्मक लक्ष्य अपने सामने हैं, 2 सकारात्मक लक्ष्य अपने सामने हैं। अब उन दोनों में से अपने को किसी एक का चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए एक साथ आरएएस के अंदर सिलेक्शन भी हुआ और कॉलेज लेक्चरर के रूप में भी सिलेक्शन हुआ। अब दोनों के अपने अपने अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और अपने अपने क्या हैं, उनके कुछ लाभ हैं, कुछ उनकी खूबियां भी हैं। तो अब उन दोनों में से दोनों धनात्मक, दोनों के दोनों पॉजिटिव लक्ष्य अपने सामने हैं, उन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो ये द्वंद्व या ये संघर्ष क्या कहलाएगा, उपागम, उपागम अंतर्द्वंद्व कहलाएगा। 2 धनात्मक लक्ष्यों यानी सकारात्मक चीज़ों में से किसी एक को चुनने की स्थिति जब अपने सामने खड़ी हो जाती है तो यह द्वंद्व क्या कहलाता है, उपागम, उपागम द्वंद्व कहलाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है इस टॉपिक में से। जैसे 10th के बाद आर्ट्स लेनी है या साइंस लेनी है, ये 2 टारगेट हैं अपने सामने। आप सामाजिक विज्ञान के अंदर आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं और आप साइंस के अंदर भी बहुत अच्छे हैं, स्कोप आर्ट्स में भी खूब है, साइंस में भी खूब हैं। दोनों तरह की स्थितियां 10th के बाद में दोनों रास्ते आपके सामने हैं। अब उन दोनों धनात्मक रास्तों में से किसी एक को चूज करना है, तो आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उपागम, उपागम अंतर्द्वंद्व से गुजर रहे हैं। तो अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। परिहार, परिहार द्वंद्व यानी कि 2 अपने सामने नेगेटिव टारगेट हैं, लेकिन दोनों में से एक को तो चूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप में 2 तरह के कोई नशे हैं, उन 2 नशों में से आप एक नशा है वो त्याग सकते हैं। आपकी मित्र मंडली बैठी हुई है और उस मित्र मंडली के अंदर उन मित्रों की बात रखने के लिए आपको चाहे तो शराब का नशा करना पड़ेगा, चाहे तो आपको कोई अफीम डोडा पोस्त का नशा करना पड़ेगा। एक आपको उसमें से चूज करना है। अब दोनों ही नकारात्मक हैं, आप चाहते हैं कि दोनों ही नहीं करें, फिर भी एक को चूज करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अंतर्द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो 2 नकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक को जब चुनना पड़े तो ये क्या है, परिहार, परिहार अंतर्द्वंद्व है, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे इधर कुआं इधर खाई, एक तरफ गिरे तो कुआं, एक तरफ गिरे तो खाई, यानी दोनों ही तरफ क्या है, नुकसान ही नुकसान है। जैसे शराब तथा अफीम के नशे में से किसी एक का चुनाव करना पड़ रहा है आपको, तो ये क्या है, परिहार, परिहार अंतर्द्वंद्व है। उसके बाद में अपन बात करते हैं उपागम परिहार। उपागम परिहार यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। यानी कि एक लक्ष्य है लेकिन उस लक्ष्य के कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ उसकी क्या है, नेगेटिविटी है। तो आप क्या करते हैं, पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए और उस लक्ष्य को चूज करते हैं। अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट, एक ही लक्ष्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों के कारण उत्पन्न संघर्ष। आपको पता है सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के पहलू होते हैं प्रत्येक चीज़ के, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, सकारात्मक पहलुओं को ऊपर ध्यान में रख देते हुए उस लक्ष्य को चूज करना पड़ रहा है। जैसे नौकरी लगना है तो मेहनत से भी बचना है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। वही बात शुरू में द्वंद्व के अंतर्गत आई थी कि जब 2 विरोधी इच्छाओं के बीच में और व्यक्ति है उनमें से किसी एक चीज़ को चुनाव करता है तो फिर वो क्या है, मुख्य रूप से द्वंद्व है। तो यहाँ पर ये भी है, नौकरी लगना है, मेहनत से बचना है। अब ये दोनों चीज़ें हैं वो एक साथ नहीं हो सकती, तो व्यक्ति में क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। अंततः यदि नौकरी लगनी है
तो इस चीज़ को त्यागना पड़ेगा। मेहनत से बच नहीं सकते आप, मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उपागम परिहार वाला अंतर्द्वंद्व है, उसको मनोवैज्ञानिक हैं वो आगे अलग दो भागों के अंदर फिर से बांटते हैं। तो देखिएगा ये दो भाग कौन से हैं। मुख्य रूप से जब अपन देखें कि एक ही लक्ष्य है और एक ही लक्ष्य के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पहलू हैं, तब है उपागम परिहार। और यहाँ अपन देख रहे हैं द्वि उपागम परिहार, यानी दो लक्ष्य हैं और उन दोनों लक्ष्यों के अंदर ही कुछ सकारात्मक पहलू हैं और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो अपन क्या करेंगे, जिस लक्ष्य के जितने ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर हैं उस लक्ष्य को अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे। फिर है बहु उपागम, यानी कि लक्ष्य हैं वो काफ़ी सारे हैं, मुख्य रूप से अधिक लक्ष्य आपके सामने हैं, सभी के कुछ सकारात्मक पहलू हैं और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। जिस लक्ष्य के सबसे ज़्यादा सकारात्मक पहलू हैं उनको चूज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अंततः अपन ये डिसाइड करेंगे कि ये फला लक्ष्य है, इस लक्ष्य के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर हैं, इसलिए अपने को इसको क्या करना है, चूज करना है। तो ये बहु उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये था मुख्य रूप से द्वंद्व या संघर्ष, जिसके अंदर अपन ने देखा उपागम पॉजिटिव लक्ष्य हैं, परिहार दोनों ही नेगेटिव लक्ष्य हैं, किसी एक को चूज करना है। फिर उपागम परिहार के अंदर लक्ष्य एक ही है, पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हैं। द्वि उपागम परिहार के अंदर लक्ष्य दो हैं, दोनों के ही नेगेटिव पॉजिटिव पहलू हैं। और बहु उपागम परिहार, उसके अंदर बहुत सारे टारगेट हैं अपने सामने, सभी के अपने अपने पॉजिटिव फैक्टर भी हैं और सभी के अपने अपने नेगेटिव फैक्टर भी हैं। उनके बीच जो संघर्ष अपने लिए चलता है वो मुख्य रूप से बहु उपागम परिहार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो तीसरा जो कुसमायोजन की स्थिति के अंदर तीसरा जो विकार या तीसरी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है वो है कुंठा या भग्नाशा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन। मुख्य रूप से क्या होता है कि व्यक्ति जब बार बार प्रयास करता है किसी कार्य को करने के लिए, प्रयास करने के बाद भी अगर वो सफल नहीं हो पा रहा है, जैसे बार बार अपन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बार बार 1 नंबर 2 नंबर से अपन रह रहे हैं, तो ऐसा होने पर अपना प्रयास है उसके अंदर तो कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी, फिर भी अपन सफल नहीं हो पा रहे हैं, व्यक्ति क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, भग्नाशा की स्थिति के अंदर वो चला जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से कुछ और ज़्यादा प्रयासों की संख्या या प्रयासों की तीव्रता अपने को बढ़ानी पड़ेगी और उससे अंततः क्या होगा, उससे जो कुसमायोजन की स्थिति है उससे बाहर निकला जा सकता है। तो कुंठा या भग्नाशा को परिभाषित करते हुए गुड नामक वे मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा, शिक्षक बनना चाह रहे बार बार बाधा आ रही है कि 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहे हैं, इससे उत्पन्न जो संवेगात्मक तनाव, ये भी एक क्या है, तनाव ही है, तनाव की स्थिति ही है, स्ट्रेस ही है। तो इससे इस बाधा के कारण जो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है वही क्या है, कुंठा है, वही क्या है, भग्नाशा है। तो ये शब्द अपने को ध्यान में रखना है कि आवश्यकता पूर्ति या इच्छा पूर्ति में आने वाली बाधा जो है वो क्या करेगी, या संवेगात्मक तनाव, इन शब्दों को अपन ध्यान में रखेंगे, वही क्या कहलाएगी, कुंठा कहलाएगी। इसके बाद में कॉलसेनिक, इन परिभाषाओं को बहुत ज़्यादा, कुंठा की परिभाषा, ये परिभाषा किसने दी, ये किसने दी, ये परिभाषा नहीं पूछी जाती, मनोवैज्ञानिक नहीं पूछे जाते, लेकिन भग्नाशा या कुंठा ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए परिभाषाएं हैं वो अपने को देखनी जरूरी हैं। कॉलसेनिक क्या कहते हैं, कुंठा से अभिप्राय है कि व्यक्ति विशेष की उस अनुभूति से है, यानी व्यक्ति जो अपने अंदर कुछ फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, उसे अपनी उस आवश्यकता की संतुष्टि या लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधा या प्रतिरोध के फलस्वरूप होती है। यानी ऐसी अनुभूति या ऐसा एहसास जो उसे कब होता है, जब वो अपने आवश्यकता या अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है, तो उस पूर्ति में कुछ बाधा आने पर जो कुछ अनुभव होता है उसे, वही क्या है, कुंठा है कॉलसेनिक के अनुसार। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को या किसी टारगेट को या अपनी किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो कुछ कार्य कर रहा है, उस कार्य में, उसके मार्ग में जब भी कोई बाधा उत्पन्न होगी, उस बाधा के उत्पन्न होने से और उसने जो कुछ महसूस किया वो महसूस करना क्या है, कुंठा है, भग्नाशा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखिएगा। यानी कि कुंठा जो है वो मुख्य रूप से अपने मार्ग में आवश्यकता पूर्ति या अपने प्रयासों के अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही है, सफलता के मार्ग में जो बाधा आ रही है, वही कुंठा है। कुंठा उत्पन्न होने के भी कारण हैं वो 2 है मुख्य रूप से, बाह्य और आंतरिक।
आंतरिक यानी आत्मनिष्ठ व्यक्तिगत स्वयं के हो सकते हैं, बाह्य हैं वो वातावरणीय हो सकते हैं। यही चीज़ वहाँ अपने तनाव के अंतर्गत आ रही थी, वहाँ भी बाह्य कारक थे और एक आंतरिक थे। बाह्य कारकों के अंदर वातावरणीय कारक शामिल होते हैं और इनके अंदर ये 3 भौतिक कारक जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, अपन कोई कार्य करना, जैसे किसान ने फसल बोई लेकिन अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई, अब प्रयास के बावजूद उसको सफलता नहीं मिल पाई, वो किसान क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। बाढ़, भूकंप, अकाल या कोई व्यक्ति है वो अपना पूरा प्रयास कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, प्राकृतिक आपदा है ये एक, वो क्या होगा, अपने प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है, वो कुंठित हो जाएगा। कुछ सामाजिक कारक जैसे समाज, परिवार, रिश्तेदार, उनके अंकुश या रीति रिवाज जिनके अंदर व्यक्ति है वो उन रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसकी विचारधारा स्वयं की अलग है, वो स्वयं अलग तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन सामाजिक बंधन हैं जो उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं, अपने स्वतंत्र जीवन को जीने से रोक रहे हैं और वो व्यक्ति क्या हो रहा है, कुंठित हो रहा है। आर्थिक कारक, आर्थिक कमजोरी, बेरोजगारी, पैसे की कमी, इसकी वजह से भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। शहर जाकर के पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, अब वो विद्यार्थी क्या होगा, कुंठित हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, बाह्य कारक हैं, वातावरणीय कारक हैं, परिस्थितिजन्य कारक हैं। इसके बाद में कुछ आंतरिक कारक, आंतरिक या आत्मनिष्ठ यानी व्यक्ति की स्वयं की कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से भी वो व्यक्ति क्या हो सकता है, कुंठित हो सकता है। तो देखिए आंतरिक या आत्मनिष्ठ कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो कुछ शारीरिक दोष, व्यक्तिगत दोष हो सकते हैं, जैसे विकलांगता हो सकती है, जैसे अपन यूँ कहें कि शारीरिक विकलांगता के अंदर हाथ पैर आदि से विकलांगता हो सकती है, मानसिक मंदता हो सकती है, आँखों के अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो सकता है, अब वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। विरोधी और परिवर्तनशील इच्छाएं, व्यक्ति है वो कभी चाहता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ, कभी सोचता है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लूँ, कभी सोचता है कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लूँ, कभी सोचता है RAS IAS की तैयारी कर लूँ, बार बार थर्ड ग्रेड की तैयारी करने की सोच करके 1 महीने तक तैयारी करता है, 1 महीने बाद सोचता है कि नहीं ये तो मेरे लायक नहीं है, मैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगा। अब वो ना फर्स्ट की कर पाएगा, न थर्ड की कर पाएगा, न सेकंड की कर पाएगा और अंततः उसके ऊपर क्या हो जाएगा, तनाव की स्थिति बढ़ती जाएगी और फिर वो जब सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, कुंठित होगा। तो ये विरोधी और परिवर्तनशील इच्छाएं हैं वो भी कुंठित व्यक्ति को करती हैं। उच्च महत्वाकांक्षाएं, स्वयं की क्षमता है वो कम है लेकिन अपन अपने आप से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ा करके आंक लेते हैं, उससे भी अंततः सफलता नहीं मिलती और सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी महत्वाकांक्षा है उसके अनुरूप अपने अंदर क्षमता भी है, लेकिन क्षमता होने के बावजूद अपन प्रयत्न, अपने प्रयास उनमें कहीं कमी रह रही है और अपन बार बार विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं और अपन क्या हो रहे हैं, कुंठित होते जा रहे हैं। तो फिर अपने प्रयासों को, अपने प्रयत्नों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये सभी बाह्य और आंतरिक या आत्मनिष्ठ कारक हैं जिनके कारण व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है, कुंठा हावी हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, तो कुंठा से निपटने हेतु कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं वो दर्शाई जा सकती हैं। तो मुख्य रूप से सामान्य प्रतिक्रियाएं जो दर्शाई जानी चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, प्रयासों के अंदर यानी जो अपन कार्य कर रहे हैं, सबसे पहली युक्ति तो यही है, जो अपन कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अगर अपन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जो बाधा आ रही है उस बाधा के ऊपर और अधिक वर्क करने की ज़रूरत है ताकि उस बाधा को दूर किया जा सके। प्रयासों में वृद्धि करके, प्रयासों की संख्या में वृद्धि करके, प्रयासों की तीव्रता में वृद्धि करके, बार बार कोशिश करके और अपन क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और सफल होंगे तो कुंठा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। फिर दूसरा, अगर प्रयासों के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है तो समझौतावादी उपाय, जैसे अपन RAS IAS की तैयारी कर रहे थे, सफल नहीं हुए तो ठीक है, अपन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बन करके और अपनी जो तनाव या कुंठा की स्थिति है उसको क्या कर दें, कम कर दें, यानी कि समझौता कर लें, एक रास्ते पर नहीं जा करके दूसरे रास्ते पर अपने आप को अपन क्या कर लें, एक तरह से समायोजन की ये युक्ति है, ठीक है। समायोजन की युक्ति अपना कर अपन क्या कर सकते हैं, कुसमायोजन से बच सकते हैं, कुंठा से बच सकते हैं।
पलायन, ये भी समायोजन की युक्तियों के अंतर्गत आती है कि जिस स्थिति पर जहां अपनी बात का विरोध हो रहा है या अपन जहां सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपन उस स्थिति से क्या हो जाएं, दूर कर लें अपने आप को, तो भी अपन क्या हो सकते हैं, कुंठित होने से बच सकते हैं। और लास्ट अपना जो सामान्य प्रतिक्रियाओं के अंदर देखें तो कार्य विधि में अपने तरीके में परिवर्तन करके और अपन सफल हो सकते हैं, और जब अपन सफल हो जाएंगे तो कुंठा है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। दूसरा, ये तो सामान्य पॉजिटिव सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अपन क्या हो सकते हैं, कुंठित होने से बच सकते हैं, कुंठा से दूर हो सकते हैं। दूसरे हैं हिंसात्मक या आक्रामक प्रतिक्रियाएं, ये नकारात्मक हैं। ये सभी क्या हैं, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जिनके अंदर व्यक्ति जब कुंठित होता है तो कुछ नकारात्मक एक्टिविटीज़ या नकारात्मक व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है। जैसे हिंसात्मक या आक्रामक प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें बाह्य आक्रामक यानी दूसरों के ऊपर आक्रामक होना, दूसरों पर क्रोध करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, यानी कि किसी अपने मार्ग के अंदर जो व्यक्ति आ रहे थे उन व्यक्तियों के साथ में क्या किया जाए, झगड़ा करे, और झगड़ा करके वो अपनी आत्मसंतुष्टि कर ले, जबकि कुंठा से एक स्थायी उपाय इनके द्वारा नहीं मिल सकता है। दूसरा है आंतरिक आक्रामक हो जाना, स्वयं के ऊपर ही क्रोध करना, बार बार, जैसा अपन की वर्तमान समय में सुनते हैं कि विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर के, कुंठित होकर के कि बार बार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं और अंततः सुसाइड कर लेते हैं, जबकि ये जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। परीक्षाएं जो हैं वो जीवन की अंतिम परीक्षाएं नहीं हैं, ऐसा कोई भी कदम उठाने की कहीं कोई आवश्यकता, ये इसके बाद में कुंठा समाप्त नहीं होती है। जो जीवन जिसे समाप्त करने की अपने को कोई अधिकार नहीं था वही समाप्त होता है। इसलिए सामान्य जो प्रतिक्रियाएं हैं ये अपनाते हुए और अपने को क्या करना चाहिए, कुंठा से निपटना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो तनाव की स्थिति है, मुख्य रूप से यूँ कहें कि जब व्यक्ति के अंदर संघर्ष चलता है तो व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है, दुश्चिंता या चिंता कह सकते हैं, एंजाइटी उत्पन्न होती है। दुश्चिंता शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, किसके द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। अब दुश्चिंता या बुरी चिंता कह सकते हैं अपन, क्या है, देखो, अपूर्ण इच्छाएं हैं वो अचेतन मन के अंदर चली जाती हैं। कई बार व्यक्ति है वो प्रयास करता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो अंततः वो उसको क्या करता है, अचेतन मन के अंदर उनका दमन कर लेता है। ठीक है, दमन करने से इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं, अचेतन मन के अंदर चली जाती हैं। लेकिन समय समय के ऊपर जब वापस वही परिस्थितियां अपने सामने उभर कर आती हैं तो वो अचेतन मन की इच्छाएं कहाँ आने का प्रयास करती हैं, चेतन मन के अंदर आने का प्रयास करती हैं। ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि जब परंतु पुनः ये चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो अचेतन तथा चेतन मन के मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं इनको भूलूं इन चीज़ों को, लेकिन चेतन मन के अंदर बार बार वो बाहर निकल करके आती हैं और ऐसे में उनके बीच में क्या चलता है, चेतन और अचेतन मन के बीच में संघर्ष चलता है। यही चेतन अचेतन के मध्य उत्पन्न संघर्ष ही क्या कहलाता है, एंजाइटी कहलाती है, दुश्चिंता कहलाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ दमित इच्छाएं होती ही हैं। और जब कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति में आरएएस बनने की इच्छा थी, वो आरएएस नहीं बन करके सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर बन गया। अब उसके बाद में जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने आस पड़ोस के अंदर सुनेगा कि फलां व्यक्ति आरएएस बना, तो उसके मन में ये चीज़ एक बार जरूर उभर करके आएगी कि ये इच्छा मेरी भी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद, थोड़े समय बाद में वो उस चीज़ से बाहर निकलेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो फिलहाल मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। ऐसे वो क्या हो जाएगा, एंजाइटी की स्थिति से बाहर निकलेगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अल्पकालिक प्रतिक्रिया ये होती है, कुछ समय तक चलने वाली है। यदि व्यक्ति के ऊपर ये लंबे समय तक हावी रहती है, यही स्थिति कि मैं आरएएस क्यों नहीं बन पाया, मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया, ये बार बार उसके मन में आ रही है, लगातार ये स्थिति बनी रहती है, तो फिर यही एंजाइटी है वो क्या बन जाती है, एक मनोविकार बन जाती है। तो मुख्य रूप से चेतन और अचेतन उनके बीच में चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, एक संघर्षपूर्ण स्थिति है। तो ज़रूर इसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर सभी ये कुसमायोजन की जो भी अपन चीज़ें देख रहे हैं अपने आप में पूर्णतः सफिशिएंट और मैटर को पूरा का पूरा करने वाली हैं। तो यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखते हैं अपन लास्ट स्लाइड आज की, दबाव या प्रेशर।
तो यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, यानी कि व्यक्ति है वो अपने आप में ही मानसिक दबाव के अंदर महसूस करने लगता है अपनी आसपास की, यानी मुख्य रूप से जब वो प्रयास कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम है और उस क्रिकेट टीम के अंदर शुरुआती 10 ओवर के अंदर और उनको 100 रनों की आवश्यकता थी, तो उसकी रन रेट 10 रन प्रति ओवर थी, लेकिन शुरू के 5 ओवर के अंदर उन्होंने 20 रन ही बनाए। अब 80 रन बाकी पड़े हैं और मुख्य रूप से यूँ देखा जाए कि 5 ही ओवर बाकी हैं, तो अब उनके अंदर 16 की रन रेट है वो आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, यानी कि शुरू के अंदर जो अपनी कार्य की स्पीड है वो कम है, तो आगे चलते 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 कार्य का भार बढ़ता जाएगा और भार बढ़ने से व्यक्ति के ऊपर क्या उत्पन्न होगा, दबाव उत्पन्न होगा। तो मुख्य रूप से जब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसके प्रयास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके द्वारा किया गया कार्य है वो उस दिशा में कंप्लीट उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो क्या करेगा, दबाव के अंदर अपने आप को महसूस ही करेगा। सपोज दैट 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड एग्जाम को पास करने के लिए और आपको लगातार 6-7 घंटे की स्टडी रखने की आवश्यकता थी। अब शुरुआत में आपने 6-7 घंटे की स्टडी नहीं रखी, आप घंटे 2 घंटे ही पढ़े या नहीं भी पढ़े, शादी पार्टियों के अंदर घूमते रहे। अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने लगा और अब आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। अब आप क्या आ जाएंगे, दबाव की स्थिति के अंदर ही आ जाएंगे, क्योंकि पहले आपकी जो कार्य करने की जो दर थी, स्पीड थी, वो बहुत कम थी। अब आपके ऊपर क्या आ चुका है, दबाव आ चुका है। लेकिन निरंतर अपने प्रयासों को बढ़ाकर अब भी जो 10-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है वो भी अगर किया जाए तो कुछ दिनों तक अगर वो अपन कार्य करते जाएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि हमने ये टॉपिक तैयार कर लिया, आज इस सब्जेक्ट का ये किया, आज उस सब्जेक्ट का ये टॉपिक तैयार किया। धीरे धीरे टॉपिक हैं वो आपकी रेंज में आते जाएंगे और दबाव है वो ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्रयासों को बढ़ा करके भी दबाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। असफलता के भय के कारण और सफलता की महत्वाकांक्षा के कारण क्या होता है, दबाव है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता है। असफल होते हैं अपन, असफलता का डर अपने को सताने लगता है, लेकिन ये डर तब सताता है जब अपन ने समय रहते पर्याप्त प्रयास नहीं किए, पर्याप्त अगर अपन ने वर्क नहीं किया तो फिर अपने ऊपर दबाव है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें, लगातार अपन अपने वर्क के ऊपर जुड़े रहें, तो फिर दबाव है वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैदान के ऊपर डटे रहें, बने रहें, तो दबाव अंततः कम होगा और अंततः आप ये असफलता का भय है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपकी सफलता की जो महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में और आज की इस क्लास को यहीं पर अपन संपन्न करते हैं। और ये कुसमायोजन नामक जो टॉपिक है जो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ ही है, ये आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आप में से रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आगामी जो 27-28 तारीख हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में एक नई रणनीति बनाते हुए और 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए अपन नए सिरे से यहाँ पर क्लासेस का एक शेड्यूल बनाएंगे। और 2nd ग्रेड के लिए तो साइंस, साइकोलॉजी, उनकी क्लासेस, केमिस्ट्री वगैरह की हैं वो चल ही रही हैं। तो आप लगातार चैनल के ऊपर बने रहें, अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं फिर से इन्हीं पॉजिटिव उम्मीदों के साथ में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।